सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। झारखंड आम बजट 2025 इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दो खास विशेषज्ञों को आमंत्रित किया हुआ है। आप हैं डॉक्टर सीमा खौरी, आप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जो झारखंड में बहुत काम करती हैं, और आप श्री परेश गटानी, आप झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। आप दोनों से हमारी बात होगी सर आज बजट में। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद दीपक जी। झारखंड आम बजट, इसमें पहले के पिछले साल के बजट को बढ़ा करके 1,45,400 करोड़ का बजट कर दिया गया है, जो कि आम बजट से 13% ज़्यादा है पिछले वर्ष से। इसके बारे में श्री गटानी आप अपनी राय रखें। पिछले बार से इस बार हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकिशन किशोर जी और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बजट में कुछ प्रावधान बढ़ाए हैं। कई एक सेक्टर में इन्होंने प्रावधान बढ़ाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है, और ख़ास करके देखिए हम व्यापारी वर्ग से हैं, एज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। पहली बार हेमंत सोरेन जी सरकार ने इंडस्ट्रीज़ पे बजट दिया है। इसमें 486 करोड़ का इन्होंने प्रावधान दिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़। ये इस बार हम लोग इसको काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, और काफ़ी संतुलित बजट दिया है इस बार राधाकिशन किशोर जी ने और हेमंत जी की सरकार ने। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि व्यापारीगण इस बजट को लेकर के खुश हैं? व्यापारीगण खुश हैं, कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि संतुलित बजट है। अगर आप देखेंगे इसका मेन फोकस है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और आपको बता दूं कि झारखंड हमारा सबसे पिछड़े वर्ग में आता है, और इसका कारण है हमारे आदिवासी भाई बहन और हमारे ग्रामीण क्षेत्र। तो उनके उत्थान के लिए इस बार काफ़ी ध्यान रखा गया है, और मैं समझ पा रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने बजट दिया है, अगर ये पूरा कार्यगार हो गया तो हमारे ग्रामीण भाई बहन काफ़ी तरक्की करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी डेवलप करेगा। मैडम सीमा खौरी, आप अर्थशास्त्र की अच्छी ज्ञानी हैं, इसलिए आपसे सबसे पहले शिक्षा को लेकर बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा होती है तो फिर बहुत सारा काम होते हैं। शिक्षा समाज की एक अहम कड़ी है, और शिक्षा के लिए इस बार के बजट में आपके हिसाब से क्या रखा है सरकार ने? मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है, जो एक सराहनीय कदम है। और सिर्फ विद्यालयों की स्थापना का ही प्रावधान नहीं है, हमारे वित्त मंत्री जी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया है, और इसके अंतर्गत हर शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। इसके साथ ही हमारे वित्त मंत्री ने तकनीकी शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा सुझाव दिया है, और रिम्स 2 को खोलने का जो प्रावधान किया है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो अगर हम उस पलायन को रोक पाएँ और हमारे राज्य में ही बच्चों को अच्छी मेडिकल और तकनीकी की शिक्षा मिले, तो ये हमारे लिए एक दूरदर्शी कदम साबित होगा। ये तो शिक्षा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं मैडम। वैसे यह आम बजट 2025-26 का जो है हमारे झारखंड के लिए आपकी नज़र में कैसा है? एक महिला, एक शिक्षिका और एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं इसे एक संतुलित बजट मानती हूँ।
क्योंकि ये बजट एक तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ प्रेजेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसका फोकस 10 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर है। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट में मध्यम आय और निम्न आय के वर्ग को भी ध्यान में रखा गया है। और इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने काफ़ी प्रावधान किया है, जो एक सराहनीय कदम है। क्या बात है, बहुत खूब। गटानी साहब, फ्रीबीज प्लान, मुफ्त की कई योजनाएं इस बार सरकार ने लाई है और समाज कल्याण के बारे में तो बहुत है, जैसे मैया सम्मान योजना है, फ्री बिजली है 200 यूनिट तक, या सर्वजन पेंशन प्लान है। अब ओवरऑल अगर देखें फ्रीबीज प्लान, मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि इसमें बहुत सारा लोड आएगा गवर्नमेंट पे, कैसे भरपाई कर रही है सरकार इसको? देखिए, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि इतने फ्रीबीज प्लान लाने के बावजूद सरकार ने कोई भी कर में बढ़ोतरी नहीं की है। इसका सीधा असर किसी भी व्यापारी वर्ग या आम जनता पे नहीं आएगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार अपने ग्रामीण भाइयों बहनों के उत्थान के लिए ये प्लान लाई है। जैसे मैया सम्मान योजना, 2500 रुपये प्रति माह एक महिला को मिलेगा। अभी इसमें काफ़ी स्क्रूटनी भी हो रही है, काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं, जिसको सरकार सुधार रही है। एक्चुअल ज़रूरतमंदों को मिलेगा। और ये पैसा मैं आपको बता दूं कि ये आप इसको फ्रीबीज कह रहे हैं, ये केवल उनके पास पैसा नहीं रहेगा, ये पैसा घूम फिर के वापस हमारे झारखंड के बाज़ार में ही आएगा। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो बाज़ार जाएंगे तो ये पैसा घूम फिर के हमारे मार्केट में ही रहेगा। और एक आपको बता दूँ, जैसे अभी अखोरी मैडम ने बताया एजुकेशन के ऊपर, इस बार सरकार ने अपने ग्रामीण भाइयों के लिए और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए 4000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फ़ी का प्रावधान किया है। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे भाई बहन, जो ग्रामीण भाई बहन हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे और उनको शिक्षा यहीं मिलेगी, वो यहीं पे शिक्षित होंगे। और इसके लिए काफ़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रही है, काफ़ी एजुकेशन लाइन पे गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। कई एक मेडिकल कॉलेज ला रही हैं, कई एक टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूट खोल रही है, सेंटर्स खोल रही है। तो इससे यहाँ के हमारे भाई बहन यहीं पे शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे और यहीं पे उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन इसके लिए साथ में सरकार को ये भी देखना होगा कि उनको रोज़गार देने के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने होंगे, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। बिना इंडस्ट्री आए हुए यहाँ पे रोज़गार कैसे होगा? इसमें एक बहुत अच्छा काम भी है कि इन्होंने 20,000 करोड़ का निवेश की बात की है। आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 20,000 करोड़ की निवेश की बात की है, तो वो निवेश अगर हमारे झारखंड में होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडस्ट्रीज ही आएंगी जिसमें निवेश होगा। तो इंडस्ट्री आएंगी तो रोज़गार बढ़ेगा और रोज़गार हमारे भाई बहनों को मिलेगा। तो इसको फ्रीबीज प्लान्स करना अभी कदापि उचित नहीं है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये पैसा तो घूम फिर करके हमारे पास बाज़ार में ही आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो इससे उनके परचेजिंग पावर में भी बढ़ोतरी हो रही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी बताई कि शिक्षा के लिए अब बच्चों के लिए बहुत काम किया जा रहा है। ग्रामीण भाई अपने घर में ही ग्रामीण बच्चे जो है वो पढ़ाई कर लेंगे, उसके लिए 4000 रुपये का शुल्क भी मिल रहा है उनको। तो पढ़ो बच्चों, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो, झारखंड का नाम बहुत रोशन करो, ये हम सबकी कामना भी है। चलते चलते मैडम अखौरी के पास। मैडम, आप महिला हैं और महिला के सशक्तिकरण के लिए या महिला सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने इस बार लाने का प्रयास किया है। इस बजट में या महिला के विकास के बजट के नाम पे आपको क्या प्रावधान दिखते हैं, कैसा लगता है यह बजट? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, महिला सशक्तिकरण को पिछले कुछ सालों से काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और हमारे वित्त मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में भी
काफ़ी प्रावधान किए हैं। जैसे अभी हमारे गट्टानी सर ने कहा मैया सम्मान योजना, वो तो है ही है। उसके साथ ही किशोरी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रयोजन किया गया है और क्लास 8 से क्लास 12 तक की छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। तो उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे पढ़ेंगी और जब वो शिक्षित हो जाएंगी तो रोजगार सृजन भी वो कर पाएंगी। तो ये आत्मनिर्भर कैसे बनती है महिला? हाँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले तो उनमें शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। फीमेल लिटरेसी रेट इम्प्रूव करेगा और साथ ही हमारी कृषक महिलाओं को भी आजीविका संबंधी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो अगर वो कम भी शिक्षित हों तो कुछ वो अपने लिए इनकम अर्न कर सके। और साथ ही महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्र, तकनीकी के क्षेत्र में भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए और हमारे वित्त मंत्री जी ने इन पे काफ़ी ध्यान दिया है। इसके साथ ही मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगी, पर्यटन के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। अभी हमारे गट्टानी जी ने कहा रोजगार सृजन, तो अगर हम पर्यटन विकास पे ध्यान देते हैं तो उससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी और रोजगार सृजन भी होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक वो भी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। बढ़ाते बढ़ाते इसी बात को बढ़ाते मैं इसमें बता दे रहा हूँ, जैसे अखौरी मैडम ने कहा पर्यटन, मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार और वित्त मंत्री जी ने मिलकर इस बार पर्यटन पे भी 336 करोड़ का प्रावधान किया है। ये हमारी कई चैम्बर की तरफ से कई समय से हम मांग कर रखे थे कि पर्यटन की यहाँ पे अपार संभावना है हमारे झारखंड में। आप देखेंगे यहाँ पे इतने झरने हैं, इतने वाटरफॉल्स हैं, इतनी नदियाँ हैं, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, कुछ चारों तरफ आप निकल के देखें तो केवल हरियाली दिखती है। जी बिल्कुल। तो उसको डेवलप करने के लिए 336 करोड़ का प्रावधान किया है और जब वो डेवलप होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे अखौरी मैडम ने कहा कि उसमें भी रोजगार मिलेगा लोगों को। ठीक है, रोजगार की बात को ही बढ़ाते बढ़ाते अब हम लोग गट्टानी साहब से ही पूछ लेते हैं। मैं हूँ बेरोजगार, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, मेरे लिए क्या? आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आपके लिए क्या? हाँ। ये आपका कहना एकदम सही है कि आपके लिए क्या। मैंने आपको बताया कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, आप एक ट्रेडर के पास कितना जॉब कर लेंगे? जी। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जब आएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, किसी भी देश प्रदेश कहीं का भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब वहाँ इंडस्ट्रीज़ आती हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा सड़क बना लें, मकान दे दें, आप उनको कुछ भी योजना दे दें, लेकिन जब तक आप उनको रोज़गार नहीं देंगे तब तक वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो रोज़गार देने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ लानी पड़ेगी, अपने युवाओं को शिक्षित करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से पलायन ना करें, यहीं पे पढ़े लिखे, यहीं पे शिक्षित हों और यहीं पे उनको रोज़गार मिले। और जिस दिन सरकार यहाँ पे लैंड बैंक देगी, सब्सिडीज़ देंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, एक ज़मीन को पूरी चारदीवारी करके उसमें पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, बाउंड्री वॉल, सुरक्षा वो देगी, क्लियर लैंड देगी। देखिए यहाँ इंडस्ट्रीज़ की लाइन लग जाएगी। झारखंड में इंडस्ट्रीज़ आने के लिए तैयार बैठी हैं। आपको और बता दूं एक बात कि हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार द्वारा लाई गई टेक्सटाइल पॉलिसी पूरे देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। यहाँ टेक्सटाइल की इतनी संभावना है इंडस्ट्रीज़ की कि इसमें अगर यहाँ पे ज़मीन दे दिया जाए, उनको सब्सिडीज़ दिया जाए तो बहुत सारी टेक्सटाइल आएंगी। और एक टेक्सटाइल कोई अच्छी बड़ी आती है तो उसमें 3 से 10 हज़ार महिलाओं को रोज़गार मिलता है। बिल्कुल। तो आप देख लें कि उसमें कितनी अपार संभावना है। तो कुल मिलाकर इस बजट को हम लोग दूरदृष्टि भी बोल सकते हैं। दूरदृष्टि वाली बजट है। और ये बजट जैसे मैडम ने भी कहा कि ये आने वाले आपने मतलब फ्री बीज इलेक्शन से पहले आप उसको कह सकते थे, बट इन्होंने इलेक्शन के बाद भी दिया है। ये इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन से पहले दिया था तो लोग कहते थे कि इलेक्शन जीतने के लिए दिया है, लेकिन हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इलेक्शन के बाद भी ये दिया है, इसका प्रावधान किया है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ की हमारी ग्रामीण महिलाओं के पास पैसा आए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर। देखिए पैसा आने से भी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं,
तो वो होगा, स्वावलंबी बनेंगी और आगे भी कार्य मिलेगा उनको। जो है देखिए वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही पड़ेगा। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए आप किसी भी जगह का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर अखौरी, आप चूँकि एक अच्छी इकोनॉमिस्ट हैं, आपका नाम है, आप बताइए ये जो 1,45,000 करोड़ का जो प्रावधान है, कैसे सरकारें पैसा जुगाड़ती हैं, क्योंकि व्यय तो तभी होगा जब आय होगा। जी, क्या है उसका कैसे उसको जी, बढ़ाते हैं? जैसा हम सभी जानते हैं, बजट का आकार को पिछले साल के कंपैरिजन में 13% बड़ा बजट है। तो लेकिन हमारे वित्त मंत्री ने जन साधारण लोगों पे ये बोझ नहीं डाला है। उन्होंने कोशिश की अपने राजस्व की वृद्धि करने के लिए। और मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो सिर्फ 2.02% ऑफ GSDP है, जबकि FRBM हमारा बताता है कि हम लोग 3% तक रख सकते हैं, बट ये सिर्फ 2.02% है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। तो हमारी सरकार राजस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जनता पर बोझ नहीं डाल रही है। और अगर आप इस बजट को देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है, इसलिए सरकार उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम रख रही है। साथ ही जो हाई इंटरेस्ट वाले लोन हैं उनको पहले रीपे कर रही है, तो हमारा इंटरेस्ट बर्डन भी कम हो रहा है, इसलिए डेप्थ जो है वो सस्टेनेबल हो रहा है। और मैं एक बात पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये जो बजट है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमर अपन बजट एक पोर्टल दिया था और उसमें बहुत सारे अच्छे सुझाव आए थे और उनमें से कुछ अच्छे सुझावों को भी इस बजट में लिया गया है। अच्छा। तो जब हम लोग इसको ओवरऑल देखते हैं तो हमारे वित्त मंत्री ने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए हैं, जैसे पशुपालन का प्रावधान किया गया, उसके लिए राशि आवंटित की गई है। फूलों की मांग बढ़ रही है तो फूलों की खेती पे भी ध्यान देने की ओर आकृष्ट किया गया है। साथ ही मछली पालन, तो इस तरह के बहुत सारे रोजगार सृजन की योजनाएं हैं जो हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया है। इससे होगा क्या कि हमारा राजस्व की वृद्धि होगी और जनता पे बोझ कम पड़ेगा। तो इसलिए हमारा फिस्कल और अगर आप नीति आयोग के रिपोर्ट को देखेंगे तो हमारे 18 जनरल स्टेट्स में झारखंड 4th रैंक पे है, जो कि एक फिस्कल हेल्थ का गुड इंडिकेटर माना जाता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल इस बजट को देखते हैं तो काफ़ी सराहनीय और दूरदर्शी बजट हम इसको मानते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यूथ इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तो अब यूथ से ही एक सवाल करते हैं गटानी साहब से, यूथ अपने आप को इस बजट से कैसे जोड़े? और जैसे प्रशिक्षण की बात हो रही है, मछली पालन हुआ या अन्य तरह के प्रशिक्षणों की बात हो रही है, तो अगर एक यूथ को जुटना हो इस पूरे मुहिम से, झारखंड के बजट को समझना हो, प्रगति को समझना हो, तो यूथ गटानी साहब अपने आप को कैसे जोड़ दे राज्य से, यहाँ के बजट से? कि बजट में यूथ के लिए काफ़ी प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बताया कि शिक्षा के लिए उनके लिए प्रावधान किया गया है। कई एक टेक्निकल कॉलेजेस बना रही है सरकार, सेकेंड मेडिकल कॉलेज ला रही है रांची में, कई जगह कई एक हमारे शहरों में कॉलेजेस ला रही हैं यूथ को प्रशिक्षित करने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा बजट दिया है, जैसे मत्स्य पालन के लिए, जैसे अखौरी मैडम ने बताया कि सब तरह के लिए। और आपको बता दूं कि जो हमारे ग्रामीण यूथ हैं उनके लिए कार्य करने के लिए आपको संभावना खोजने की जरूरत नहीं, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। कार्य आपके पास चल के नहीं आएगा जी, आपको खोजना पड़ेगा और प्रयास करिएगा। तो झारखंड में इस अगर बजट को आप देखें तो हर वर्ग के लिए इन्होंने कुछ न कुछ दिया है ग्रामीण क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि खेती के लिए भी इन्होंने बजट में प्रावधान किया है कि हमारे हर ब्लॉक में इनके
हर ब्लॉक में ये एक कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं, एक वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं, तो उसमें भी यूथों को काम मिलेगा। वहाँ ग्रामीण भाई हमारे जो वहाँ पे काम कर सकते हैं, वो आपको खोजना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे पोर्टल भी बना हुआ है हमारे झारखंड गवर्नमेंट का, उसमें आप अप्लाई करें। उसमें आप अप्लाई करते हैं, अब अपने क्वालिफिकेशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो उससे गवर्नमेंट इसमें काफ़ी समय से लगी हुई है, हमारी लेबर डिपार्टमेंट काफ़ी समय से लगी हुई है कि हमारे झारखंड भाइयों को उसमें से उनको नौकरी मिले। तो वो यूथ को कार्य खोजना पड़ेगा, कार्य आपके पास चल के नहीं आएगा। बिल्कुल, घर बैठे कुछ नहीं मिलता, घर बैठे नहीं कुछ मिलेगा, और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और पढ़ाने के लिए देखिए, आप एक यूथ को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, जो सरकार ने अपने बजट में रखा है, और सरकार की सोच भी है कि मैं अपने यहाँ के जनता को, अपने यहाँ के भाई बहनों को, यूथों को एक अच्छी शिक्षा दूं। तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। शिक्षित होने के बाद तो कार्य आपको खोजना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी हैं। अब समाज कल्याण की बात, और उसमें सबसे ज़्यादा तो जो देश की आधी आबादी होती है, हमारे घर की आधी आबादी कह सकते हैं, महिला मैया सम्मान योजना के बारे में मैडम आप अपनी राय रखें। मैया सम्मान योजना एक अच्छी सोच है सरकार की। अगर हम देखते हैं स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, तो महिलाओं के पास इतनी भी धन राशि नहीं होती है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। तो जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती हैं, तब तक उनको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मैया सम्मान पे ही वो लोग रहें। वो लोग जैसे जैसे उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सिर्फ मैया सम्मान ही नहीं है, सर्वजन पेंशन का भी प्रोविज़न किया गया है, जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। लेकिन मैया सम्मान योजना से महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकेगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, तभी वो आगे बढ़ेंगी। और हमारी महिलाएं जब आगे बढ़ेगी, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। सही बात है। मतलब मैया सम्मान योजना कह सकते हैं कि पूरे देश में एक अपने आप में अनूठा प्रयोग रहा, और कई राज्य इसको अपना भी रहे हैं। कई राज्य अपना, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। आप फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे ऊंचे पद पर आसीन हैं, तो आप हमारे यहाँ के व्यापारी बंधुओं के लिए कुछ बताएं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, या उनके लिए कोई आपको संदेश देना हो तो आप हमारे मार्फत दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार सरकार ने बजट में एमएसएमई के लिए काफ़ी अच्छा प्रावधान किया है। एमएसएमई सेल का गठन कर रही है ये, तो उससे क्या है कि जो सूक्ष्म और छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उनको उसमें काफ़ी फैसिलिटेशन मिलेगा, उनको काफ़ी उसमें से प्रावधान है। और आपको स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा, सेंट्रल ने भी स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छा बजट दिया था, और यहाँ हमारे जेएमएम सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा सोच रखा है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एमएसएमई के लिए दिया है। आपको बता दूं कि एमएसएमई सेल्स जो बनेंगी, उससे यहाँ पे प्रशिक्षण होगा, और साथ ही स्टार्टअप्स को मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने 486 करोड़ दिया है। ये पहली बार है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या उसके लिए कर रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग को इसमें काफ़ी है। और कोई भी एक्स्ट्रा कर का प्रावधान नहीं किया गया है व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग इससे भी सुरक्षित है कि इनके ऊपर आर्थिक बोझ और नहीं डाल रही है सरकार। मैया सम्मान योजना या किसी भी तरह की, जिसको आप लोग फ्रीबीज योजना कहते हैं, उसका कोई भी बोझ कोई भी व्यापारी वर्ग पे नहीं डल रहा है। इसमें काफ़ी सरकार इस बारे में सोच की काम की है कि भाई किसी के ऊपर बोझ नहीं डले। और देखिए, टैक्स पेयर तो व्यापारी, एक बहुत बड़ा टैक्स का अंश जो होता है वो व्यापारी वर्ग से आता है, तो उन पे ये बोझ नहीं पड़ रहा है, तो वो काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। एमएसएमई के थ्रू लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, छोटे छोटे लोन्स ले रहे हैं, सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन आने वाली संतानें भी हैं जिनके बारे में सरकार सोचती है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैडम क्या योजना है सरकार की,
और कैसे हम लोग उनको बहुत महफूज रख रहे हैं। हाँ, इस बजट में गर्भवती महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ पहले से ही आंगनबाड़ी सेविकाएं काम कर रही हैं, लेकिन इस बजट में और भी प्रावधान रखा गया है कि आंगनबाड़ी के कार्यों को और सुदृढ़ किया जाए और जच्चा एवं बच्चा के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएं। उनकी मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके लिए जो भी किट चाहिए जिसमें आवश्यक सामग्री हो और उनको खाने पीने का प्रबंध हो, दवाओं की उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से उन सारे क्षेत्र पे हमारे वित्त मंत्री जी ने काफ़ी ध्यान दिया है और उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है, जो कि स्वागत योग्य है। बहुत बढ़िया। तो गटानी साहब और डॉक्टर सीमा खौरी दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि एक संतुलित बजट आया है अपने राज्य में। इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं, यूथ के लिए, युवाओं के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए है, छात्राओं के लिए, किशोरियों के लिए है। उसके अलावा अगर आप कृषक हैं तो आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं और मिला जुला करके राज्य को हम लोग बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। समय की थोड़ी कमी है हम लोगों के पास, आपसे फिर मिलते रहेंगे। एक एक लाइनर, वन लाइनर आपको आंसर देना है। आपके हिसाब से बजट कैसा? संतुलित बजट है। और मैडम आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी ये संतुलित बजट है और पर्सपेक्टिव बजट है, जो एक दूरदर्शी बजट कहा जाएगा, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो उगते हुए सूरज को नमस्कार है। फिर मिलेंगे साथियों आपसे अगले अंक में। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आपको भी धन्यवाद।